इस दफ़ा दिवाली पे मोदी साहब ने विक्रांत के ऊपर जाकर दिवाली मनाई और जो एक मैसेज पाकिस्तान को देने की कोशिश की कि अब ये विक्रांत जो है वो पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम दे। अरे ये पिटे हुए मोरे हैं, ये मिट्टी के पहलवान, इन्होंने क्या पाकिस्तान को धमकी देनी और इनके अंदर तप्पड़ क्या है। वो जो नया मिसाइल सिस्टम चाइना से हमने एक्वायर किया है मोर देन $100 मिलियन का, वो CM-400 AKG है। जितनी भी ये डिफेंस की ये तैयारी करते हैं, जितनी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट ये लॉबिंग करते हैं, जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जब वो पूरे प्रोसेस एंड करके पहुंचते हैं ना वहाँ, तो पता चलता है पाकिस्तान उससे हज़ारों मील आगे जा चुका है। वो एक औतर नहत्तर आदमी है, ना इसके घर को तीन, ना को पहन, ना किसको कोई शर्म, ना को हया, ना इसकी कभी कोई शादी हुई, ना ये इस काबिल था। तो अब उस सारे प्रोसेस में इसको पता ही नहीं है कि दुनिया के अंदर नॉर्म्स क्या होते हैं, दुश्मनी के भी कुछ असूल होते हैं। बदकिस्मती है कि हमें दुश्मन भी मिला तो बदनस्ला मिला। प्रॉक्सी जो भारत अफगानिस्तान के थ्रू कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर जा रही है, तो दहशतगर्दी, इसका टारगेट पाकिस्तान नहीं है। कौन है टारगेट फिर साहब? इसका टारगेट अफगानिस्तान है। इस मायदे में ग्रेंटर जो है वो टर्की है और कतर है, और न सिर्फ वो सिर्फ साइलेंस और स्लीपिंग ग्रेंटर हैं, उनके मॉनिटरिंग बॉडीज जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर वैसे ही बैठेंगी जैसे यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑब्जर्वर्स बैठते हैं। हम पहली गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन जिसने पहली गोली चलाई हम उसको दूसरी गोली चलाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। चाहे ये किसी एंगल से भी आए, चाहे किसी डायरेक्शन से भी आ जाए, किसी सूरत में भी आ जाए, इनको वही जो है वो 10 मई वाली मार खानी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ जो हाल पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस ने किया, इसके बावजूद वो बाज नहीं आ रहा। भारत खुद तो नाकाम हुआ, अब अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनकी प्रॉक्सीज को भी ऐसा तगड़ा जवाब मिला पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। अब अफगानिस्तान में जिन प्रॉक्सीज को भारत इस्तेमाल कर रहा है, वहां पर उनके साथ मुज़ाकरात हो चुके हैं। ये मुज़ाकरात कब तक चल सकते हैं? भारत की धमकियां जो अभी भी आ रही हैं, क्या भारत में वाकई इतनी गैरत और हिम्मत है कि वो पाकिस्तान पर दोबारा से हमला कर सके या फॉल्स फ्लैग कर सके? अफगानिस्तान के अंदर रिजीम चेंज होना चाहिए या फिर नहीं? क्या अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ मुस्तकबिल में भी इस्तेमाल होगी या फिर नहीं? ये वो तमाम तर सवालात हैं जो हम सब के जहनों में आ रहे हैं, और इन्हीं का जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड मेसम अवान दिफाई तजियाकार सर। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर, आजकल मोदी बड़े एक्टिव हुए हुए हैं, बड़े फॉर्म में आए हुए हैं और ऑपरेशन सिंदूर को वो भुला चुके हैं। लगता है ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी कर रहे हैं और पाकिस्तान को धमकियाँ भी दे रहे हैं, INS विक्रांत पर सफ़र भी कर रहे हैं, दिवाली भी मना रहे हैं। तो कोई फ़ॉल्स फ्लैग की तैयारी हो रही है? क्या आवाम को क्या दिखाना चाहते हैं मोदी सरकार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जब ये सवाल किया तो मुझे एक अपनी एक मेरे दोस्त हैं डॉक्टर साहब, पहले वो आर्मी में डॉक्टर होते थे, उनका एक वाक़या याद आ गया। वो डॉक्टर मज़हर नाम है, आजकल इंग्लैंड में है। तो पिछले दिनों वो छुट्टियों में पाकिस्तान आए हुए थे, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कैसा जा रहा है इंग्लैंड में? आप पाकिस्तान छोड़ के गए थे इंग्लैंड, हाउ इज़ इट गोइंग? हँस पड़े वो आगे से। कहते हैं कि जब मैं छोड़ के गया था यहाँ से तो मेरा एम था कि एक दफ़ा बस इतने पैसे जमा कर लूँ कि मैं होंडा सिविक ले लूँ। नहीं, तो जिस दिन ये पैसे जमा हो गए मैं पाकिस्तान वापस आ गया। वापस आ कहते हैं वो मेहनत की, वहाँ मेडिकल की कुछ सैलरीज भी अच्छी थी, कुछ ज़्यादा सेटल होने में टाइम लगा। तो जिस दिन वो पैसे उतने जमा हो गए, तो जब पाकिस्तान पूछा कीमत का, तो कीमत उससे 3 गुना और बढ़ गई हुई थी। कहते फिर और लगन शुरू हो गई, फिर कुछ 4 साल लगे और उतने पैसे जमा करने पे। जब उतने पैसे जमा हुए, तो कीमत फिर 3 गुना और बढ़ गई हुई थी। वो आज तक होंडा सिविक ली ना जा सकी उनसे। खैर वो एक लाइटर मोड है। मोदी के साथ और इंडिया के साथ जितनी भी ये डिफेंस की ये तैयारी करते हैं, जितनी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट ये लॉबिंग करते हैं, जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जब वो पूरे प्रोसेस एंड करके पहुंचते हैं ना वहाँ, तो पता चलता है पाकिस्तान उससे हज़ारों मील आगे जा चुका होता है। उसका तोड़ निकाल चुके हैं। हज़ारों मील आगे। अब मोदी साहब ने ये फैसला किया कि मैं ये दिवाली जो है वो विक्रांत पे जाके सेलिब्रेट करूँगा, और विक्रांत को उन्होंने थोड़ा बहुत, वो हमारे जो पुराने ट्रक होते थे ना 80s के, वो चलते थे जीटी रोड पे, जी, जी। तो जिसको नया-नया पेंट किया होता था उन्होंने,
और उसके ऊपर फूल बूटे, वो ट्रक आर्ट नहीं बनाई होती थी ना, तो Yes. पीछे एक, मुझे आज भी वो फ़िक्रा याद है, पीछे लिखा होता था, किस्मत ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया। अच्छा, ये विक्रांत एग्ज़ैक्टली इसको फिर दोबारा दुल्हन बना देते हैं। पेंट-शेंट करके, सीधा-सूधा करके और कागज़ों में इसकी रेंज बढ़ा के, कागज़ों में इसकी कैपेबिलिटी बढ़ा, इस दफ़ा दिवाली पे मोदी साहब ने विक्रांत के ऊपर जाके दिवाली मनाई और जो एक मैसेज पाकिस्तान को देने की कोशिश की कि अब ये विक्रांत जो है वो पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम दे। अरे ये पिटे हुए मोरे हैं, ये मिट्टी दे पहलवान, इन्होंने क्या पाकिस्तान को धमकी देनी, और इनके अंदर तप्पड़ क्या है कि ये विक्रांत जो हार्बर से निकला था पिछली दफ़ा मई में, तो हमने इसको लॉक कर दिया था और लॉक करके इनको बता दिया था कि ये लॉक्ड है, और विदिन 8 आवर्स ये 400 माइल दूर की रेंज पे चला गया था कि कहीं ये फड़का ना दें। वाह। और ये जो इन्होंने बूढ़ी दुल्हन एक लाल दुपट्टा डाल के बनाई हुई है, तो इसको हम सिंदूर लगा ना दें कहीं। अब अभी दिवाली बना के वो फुलझड़ियाँ ख़त्म नहीं हुई थी, तो पाकिस्तान ने अगला सरप्राइज़ इनको दे दिया। वाह। और वो सरप्राइज़ क्या था? वो जो नया मिसाइल सिस्टम चाइना से हमने एक्वायर किया है, मोर देन $100 मिलियन का, वो CM-400 AKG है। ये इक्विप्ड है और वो इंटीग्रेटेड है विद JF-17 थंडर, वाह। और इसकी रेंज जो है ये ऑलमोस्ट लाइक 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर। एग्ज़ैक्टली। PL-15 से भी ज्यादा। BL-50, और ये स्पेशलाइज्ड है, ये वो कोई ट्रेडिशनल सी स्किमिंग वाला मिसाइल नहीं है। ये डिज़ाइन्ड है स्लो मूविंग एंड हाई मूविंग टारगेट्स को एंगेज करने के लिए सी के अंदर। अच्छा। बस सिर्फ़ उसके ऊपर लिखा नहीं हुआ कि तू सिर्फ़ विक्रांत के लिए बना है। वो लिख भी देंगे हम, ठीक। मगर इस विक्रांत के लिए हमने ये जो उसका संदूर है ना वो तैयार कर लिया। अभी वो बुलझड़ियाँ बुझी नहीं थी, तो ये पाकिस्तान ने अपनी अनाउंसमेंट दे दी थी, तो वो फिर उधर का उधर ही, वो होंडा सिविक डॉक्टर साहब से ली नहीं जानी, ना ले जा सकी। सर वैसे हमने देखा भारत ने खुद पहले हमला किया, उनको शिकस्त हुई। भारत फिर डर गया, उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज़ के थ्रू हमला करवाया। उनको भी हमने माशाल्लाह अच्छा खासा सबक सिखा दिया है। तीसरा ऑप्शन क्या है भारत के पास? अब क्या कर सकते हैं भारत? वो एक पंजाबी का मुहावरा है, "जेड़े इत्थे पैड़े वो लाहौर भी पैड़े"। अच्छा, अब आपके ये दुनिया ने पहली दफ़ा देखा कि बहुत सारी दुनिया में हमने भी गुरिल्ला वॉरफेयर देखी हैं, प्रॉक्सी वॉरफेयर देखी हैं, कि एक छोटा मुल्क जो बड़े मुल्क के साथ लड़ नहीं सकता, तो वो अडैप्ट करता है प्रॉक्सी वॉर्स, हुँ, हुँ। वो इन्फिल्ट्रेशन को, गुरिल्ला वॉरफेयर को। तारीख में हमने पहली दफ़ा देखा कि 10 गुना बड़ा मुल्क, एक अपने से 10 गुना छोटे मुल्क के ऊपर डायरेक्ट नहीं लड़ना चाह रहा, और वो एक सस्ती जंग उसके ऊपर मुसल्लत करना चाह रहा है थ्रू प्रॉक्सीज़। वो चाहे प्रॉक्सी टीटीपी की सूरत में हो जाए, चाहे वो बीएलए की सूरत में हो जाए, चाहे वो किसी भी इंतशार पसंदों के एक टोले की तरफ से हो जाए, चाहे किसी सोशल मीडिया दहशतगर्दों की तरफ से हो जाए। तो ये एक प्रॉक्सी वॉर्स जो इस तरह हैं, वो जो है 5th जनरेशन हाइब्रिड जंग चाहे मुसल्लत कर ले, तो इस तरह की वो जो हथकड़ियाँ, मगर इनको ये याद रखना चाहिए कि ये वो मुल्क नहीं हैं कि जो हल्का-फुल्का जिनको हिट दोगे, तो जो सीरिया जैसे, जो लेबनान जैसे, जो ऐसे मुल्क जिनके अंदर जो है वो आप लोगों ने जब इस तरह की किसी बड़ी ताकत ने इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की, तो उनकी आवाम जो है उसने वो एक्सेप्ट की उस इन्फिल्ट्रेशन को, और उस तरह मुल्क का तबाह हो गया। ये तो हम नहीं करेंगे कभी भी। जहाँ भी आप एक बात याद रखिएगा, जहाँ भी अवाम का और फौज का आपस में रिश्ता दिलों का हो, बेशक, बिल्कुल। वहाँ किसी किस्म की प्रॉक्सी, चाहे फ्रंटल, कोई भी जो जारहियत है वो कामयाब नहीं हो नहीं हो सकती। सकती। जब तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का और पाकिस्तान की आवाम का आपस में रिश्ता जो है वो चोली दामन का है, तो उस वक़्त तक चाहे ये किसी एंगल से भी आएँ, चाहे किसी डायरेक्शन से भी आ जाएँ, किसी सूरत में भी आ जाएँ, इनको वही जो है वो 10 मई वाली मार खानी पड़ेगी। अच्छा सर, जंग हमारी हो रही थी खवारिजियों के साथ, प्रॉक्सीज़ के साथ। वीडियोज़ भारत रिलीज़ कर रहा था, कभी F-16 हमारे गिरा रहे हैं। खुद उन बेचारों से नहीं हो पाया तो सोशल मीडिया पर F-16 गिरा दिया पाकिस्तान का, ये हो गया, वो हो गया। नूर वली महसूद की फिर वीडियोज़ बना रहे हैं। तो ये अ,
एक तरफ हम अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान के अंदर उन प्रॉक्सीज़ के साथ, और हमने बार-बार कहा हमारी जंग जो है वो अफ़गानिस्तान की अवाम के साथ नहीं है। हमारी उन फ़ितनों के साथ है जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक तरफ हमारी फ़ोर्सेज़ उन फ़ितनों के खिलाफ़ लड़ रही थी और यहाँ पर भारतीय प्रॉक्सीज़ ने महाज़ खोला हुआ था कि ये देखो F-16 गिर गया, ये गिर गया, वो गिर गया। देखिए, गोदी मीडिया जो है ना, इसकी मिसाल तो जिस तरह वो हमारे एक पंजाब में एक मुहावरा बोला जाता है कि किसी कोई लड़का या कोई किसी लड़की तो आगे से जवाब में एक मुहावरतन एक बात बोली जाती है, तेरे घर को धी भैन नहीं। अब ये गोदी मीडिया जो है, अब मोदी जो है, वो एक औतर नहतर आदमी है। ना इसके घर को धी, ना को भैन, ना किसको कोई शर्म, ना को हया, ना इसकी कभी कोई शादी हुई, ना ये इस काबिल था। तो अब उस सारे प्रोसेस में इसको पता ही नहीं है कि दुनिया के अंदर नॉर्म्स क्या होते हैं। दुश्मनी के भी कुछ असूल होते हैं और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमें दुश्मन भी मिला तो बदनस्ला मिला। ये वाहिद इस लिहाज से मैं भारत की तारीफ करता हूँ कि भारत इस लिहाज से खुशकिस्मत मुल्क है कि उसको दुश्मन मिला तो नस्ली मिला। वाह, वाह, वाह! इस लिहाज से हम बदकिस्मत निकले। तो जो गोदी मीडिया है इसने जो भी प्रोपेगेंडा करना होता है, आपको याद होगा ये 10 मई को इन्होंने लाहौर के अंदर समुंदर ले आए थे। लाहौर पोर्ट बना दिया था। लाहौर पोर्ट बना दिया था। विक्रांत जो था वो शदरे तक पहुँच गए ठीक है। और समनाबाद से खाना लेके जा रहा था। अब इस चीज़ को और ये कोई कुछ छोटे-मोटे चैनल्स नहीं थे, कोई बड़े सोशल मीडिया चैनल नहीं थे। वो इनके बड़े-बड़े जो एंकर हैं, जो इनके वो जो सूरनुमा चेहरे जो आ जाते हैं ना सामने, ये वो वाले चेहरे थे जो गले फाड़-फाड़ के उस दिन जो थे वो उस दिन उन्होंने समनाबाद के अंदर विक्रांत खड़ा किया। मेजर गौरव आर्या ने कराची पर कब्ज़ा करवा दिया था। वो जो गोबर आ रही है वो उसने कराची के ऊपर जो सारा कब्ज़ा कराया हुआ था। अब आज इसको अब इस ऐसे दुश्मन बदनस्ले के साथ जिसको ना किसी की परंपरा, ना किसी की हया, ना इतिहास, ना लिहाज, ना उसको किसी का ये है कि मैं अपनी आवाम के आगे कैसे जवाब दूंगा। तो ऐसे दुश्मन से तो आप कुछ भी जो विक्रांत को लाहौर ला सकते हैं, वो एआई जनरेटेड F-16 गिरा के अफगानिस्तान में काबुल में आग दिखा के और इर्द गिर्द जो लोग हैं, अच्छा दिखाया जहाज F-16 और इर्द-गिर्द जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो हिंदू हैं सारे। और वो उनके सारे वो 3 पट्टियाँ सर पे लगा के तो वो उधर अफ़गानिस्तान में जश्न मना रहे हैं। यानी कि अकल के अंधों और नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। एग्ज़ैक्टली अच्छा सर, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये 3 साल पुरानी वीडियो थी और 3 साल पुरानी वीडियो इसमें भारत के अपने ट्रेनिंग सेशन के दौरान उन्हीं का तैयारा गिरकर तबाह हुआ था और वो कह रहे थे पाकिस्तान के F-16 गिर गए। आप आज गूगल निकाल लो, आप सिर्फ़ इतना लिखो कि एयरक्राफ्ट क्रैशेज़, जेट फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैशेज़, एयर फ़ोर्स एयरक्राफ्ट क्रैशेज़, कमर्शियल एयरक्राफ्ट क्रैशेज़, आपको जो फर्स्ट लाइन भारत वो इंडिया के सारे जहाज़ आएँगे। तो अब जिसने भी वो बनानी थी, उसने पिक्चर लेनी थी गूगल से। उसने जल्दी-जल्दी लिखा फाइटर जेट क्रैशेज़। उसको इंडिया की सामने पिक्चर्स आई, उसने उसी को कॉपी को ढकना है। मैंने कहा ना नकल के लिए भी अकल अकल चाहिए। की ज़रूरत है। तो जाहिल के अंदर अकल कहाँ से आएगी? थोड़ा बहुत अपने ये जो मैं इनको एडवाइस देता हूँ कि ये जो मीडिया को डील करते हैं ना, इनको थोड़ा बहुत सब्जियों से हटा के तो गोश्त खिला लिया करो। शायद थोड़ा इनके अंदर कोई गोश्त जाए और वो हलाल खिला लिया करो। क्योंकि हलाल खिलाओगे तो शायद थोड़ी-सी अकल है। अकल आ इनको ट्रीट करना है कि जब दुश्मन को हमने कॉपी करना है, तो कैसे करना है? कैसे? कम से कम जेट लोगों को पाकिस्तानी डाल लो। अच्छा सर, अफ़गानिस्तान के साथ हमारी अब डील हो चुकी है, जंगबंदी हो चुकी है। पसे पर्दा कुछ शराइत रखी गई हैं? कुछ चीज़ों का पर्दा इसलिए रखा गया है, इस चीज़ को अवामुन्नास तक जो वो शिकें हैं, उनको नहीं पहुँचाया गया। सरीहन उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़गान गवर्नमेंट की इज़्ज़त थी। अदरवाइज़ जो वो शराइत साइन हुई हैं, वो अगर पब्लिसाइज़ हो जाए तो मेरा नहीं ख़्याल कि अवाम जो है अफ़गानिस्तान की, वो एक लम्हा भी अफ़गान गवर्नमेंट को बर्दाश्त करेंगे। अफ़गानिस्तान में वैसे रिजीम चेंज होना चाहिए, कोई तब्दीली आ सकती है उससे? देखिए, रजीम चेंज तो इमिनेंट होता है किसी वक़्त भी जब आपसे मुल्क चल नहीं रहा, आपने चाइना की इतनी हेवी इन्वेस्टमेंट करा चुके हुए हैं, आप
आप दुनिया को गारंटियाँ दे चुके हुए हैं कि अब यहाँ अमन है और आपकी सरज़मीन को बेसिकली आपको ना आपके मैं सुनने वालों को ये बताता जाऊँ कि ये प्रॉक्सी जो भारत अफ़गानिस्तान के थ्रू कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर जा रही है तो दहशतगर्दी, इसका टारगेट पाकिस्तान नहीं है। हुँ। बड़ी मैं ये डिफरेंट बात करने लगा हूँ। कौन है टारगेट फिर सर? इसका टारगेट अफ़गानिस्तान है। अच्छा, यस, वो कैसे? ये आपने ये मीडिया पे इससे पहले बात नहीं सुनी। पाकिस्तान का और चाइना का एक आपस में अटूट अंक है, बेशक, ठीक है? पाकिस्तान और चाइना की मोहब्बत जो है, वो हिमालय से ऊँची और समुद्रों से गहरी है। दे आर आयरन ब्रदर्स। बिल्कुल। अब उसको वो पाकिस्तान के अंदर से चाइना की हर तरह की दहशतगर्दी करके, चाइनीज़ इंजीनियर को मरवा के, वो चाइना के इंटरेस्ट को या चाइना की मोहब्बत हमारे साथ को कम नहीं कर सके। नहीं कर सके। अब चाइना आ गया अफ़गानिस्तान में, एक हेवी इन्वेस्टमेंट लेके, वन रोड प्लान लेके, रेलवे ट्रैक प्लान लेके, चाइना कनेक्ट कर रहा है पाकिस्तान को थ्रू अफ़गानिस्तान विद सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया। अब ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी प्लान है, जिससे अफ़गानिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया के ऊपर आना था, जिससे अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी ग्रो होनी ग्रो थी, होनी थी। जिससे पूरी दुनिया की टूरिज़्म में अफ़गानिस्तान की आनी थी, बिज़नेस आना था, इन्वेस्टमेंट आनी थी। अब ये सारा प्लान चाइना का अफ़गानिस्तान के लिए था। भारत को पाकिस्तान के अंदर ही चाइना बर्दाश्त नहीं है, तो तो वो अफ़गानिस्तान के अंदर कैसे अफ़गानिस्तान के अंदर चाइना को बर्दाश्त करता? अब उसने अफ़गानिस्तान को टैग करना था एज़ अ टेररिस्ट कंट्री। अब उसने टैग करना था अफ़गानिस्तान को वो टेरिटरी जो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब चंद डॉलर दे के उन्होंने और वो प्रॉक्सी उन्होंने खिलवाई और एक पिंच दो काज के फार्मूले के ऊपर उन्होंने अफ़गानिस्तान को भी बदनाम कर दिया और पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने प्रॉक्सी खेल ली। सो द टारगेट वाज़ अफ़गानिस्तान। अब वक़्त है अफ़गानिस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए। हम इस अमन मुआहदे को वेलकम करते हैं और जो सबसे अच्छी बात इस मुआहदे की 2 चीज़ें, मैं पूरी वो नहीं बयान करूँगा क्योंकि जब उन्होंने पर्दा रखा है तो हम भी पर्दा ही रखेंगे। एक तो ये है कि अफ़गानिस्तान ने इस चीज़ का गारंटी दी है कि अब उसकी सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं। नहीं होगी। तो अब पाकिस्तान का वो बयानिया भी सच हो गया कि पहले हो रही थी। अब एक बंदा कहता है कि अब मैं वादा करता हूँ मैं आइंदा चोरी नहीं करूँगा। इसका मतलब पहले वो कर रहा था। इसका मतलब है मोहल्लेदार उससे वाक़ई सच्चा इल्ज़ाम लगा रहे थे। दूसरी बात कि इस मुआहदे में गारंटर जो हैं वो टर्की है और कतर है। और न सिर्फ़ वो सिर्फ़ साइलेंस और स्लीपिंग गारंटर हैं, उनके मॉनिटरिंग बॉडीज़ जो हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर वैसे ही बैठेंगी जैसे यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के ऑब्ज़र्वर्स बैठते हैं। तो अब ये चूक नहीं सकते कि नहीं, नहीं, नहीं वो हमारी सरज़मीन तो इस्तेमाल ही नहीं हो रही, ये पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। अब ये हिल नहीं सकते उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और अब अफ़गानिस्तान को ये सोचना चाहिए कि वो आने वाली नस्ल को कौन-सा अफ़गानिस्तान देना चाहते हैं। यही टूटा, लंगड़ा, लूला, भूखा, फटे हुए कपड़े, ट्रकों के पीछे भागते हुए, जहाज़ों के टायरों के साथ लटकता हुआ अफ़गानिस्तान इन्होंने देना है या इन्होंने एक चमकता हुआ, पढ़ा-लिखा अफ़गानिस्तान, वेल ग्रूम्ड अफ़गानिस्तान, ट्रेडिशनल उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट वाला अफ़गानिस्तान है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला अफ़गानिस्तान है, रोड, रेल, हवाई सब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने जा रहा है। तो अब इन्होंने बात करनी है अमन की, बात करनी है मोहब्बत की, भाईचारे की, ट्रेड की, ट्रेडिशन की, नेबरहुड की और उसके बाद राउट देने हैं इन्होंने अब दुनिया को एक्सेस देनी है पाकिस्तान को, चाइना को फॉर द सेंट्रल एशियन स्टेट्स। तो इससे अब जो ओवरऑल पूरा जो रीजन है वो ग्रो करेगा और जो प्रेडिक्शन भी है कि अब आने वाली सदी जो है वो एशिया की सदी है। तो अब उसने फैसला करना है कि उसने क्या लोगों से चंद सिक्के लेके, चंद डॉलर लेके, किराए का मफाद लेके, लोगों से 200-200 डॉलर दे के वो सर्टिफिकेट साइन करने हैं कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे और वो लोग सर्टिफिकेट लेके जाके असाइलम यूरोप में ले रहे हैं। तो क्या वो 200 डॉलर कमाना है या 200 बिलियन डॉलर कमाना है? तो ये बड़ी गेम है। दे शुड कम फॉर द पीस, लव एंड ट्रेड। सर यूरोपीय ममालिक ने, ईरान ने बड़े इस ये तमाम तर जो एक्ट्स किए गए थे अफ़गानिस्तान की जानिब से, अफ़गानिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज़ की जानिब से मुल्क बदर करना शुरू कर दिया।
20 ममालिक ने पहले किया, 20 लाख फिर ईरान ने भेजे। यहाँ पर जो गैर कानूनी तारकीन वतन है अफ़गानिस्तान के, क्या लगता है उनको वापस भेजना चाहिए? बड़ी मेहमान नवाज़ी हो गई और अनफॉर्चुनेटली इस इश्यू पर भी सियासत की जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये जो आप वर्ड यूज़ किए ना आपने भी, गैर कानूनी, और अक्सर मैं मीडिया पे भी ये सुनता हूँ गैर कानूनी अफ़गानी। मुझे ये बताएँ कानूनी अफ़गानी कौन-सा? क्या गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी आज तक अनाउंस की है कि जो महाजरीन आए थे वो नेशनल हो जाएँ? क्या वो एंटाइटल्ड हैं पाकिस्तान की नेशनैलिटी के लिए? एज़ ऑफ नाउ तो नहीं। तो देयर इज़ नो अफ़गानी हू कैन बी पाकिस्तानी नेशनल। हाँ, जिनको आप कानूनी कह सकते हैं वो डिप्लोमेट्स कोई अगर उनके हैं, जो इधर इस्लामाबाद में वो जो उनकी सफारतकारी कर रहे हैं, या कोई उनका ट्रेड का वीज़ा लेके टेम्परेरी स्टे करने के लिए आया हुआ है, वो बिज़नेस कर रहा है, वो वापस जाएगा 2 दिन के लिए, 4 दिन। अदरवाइज़ कोई यहाँ कानूनी अफ़गानी नहीं है। अगर 20 लाख अफ़गानी ईरान वापस कर सकता है, 20 यूरोपीय मुल्क जो हैं, वो तमाम अफ़गानियों को निकाल-निकाल के वापस करते हैं। तो अगर हमसे कुछ मेहमान नवाज़ी के साथ-साथ जो हमारे भी कुछ करप्ट माफ़ियाज़ थे जिन्होंने इनको नादरा के कार्ड इश्यू कर दिए, जिन्होंने इनको पासपोर्ट्स इश्यू कर दिए और वही पासपोर्ट लेके ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, और उन्हीं पाकिस्तानी पासपोर्ट्स की वज़ह से आज पाकिस्तान जो है वो जगह-जगह पे ब्लैक टैग हुआ है। तो आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम कि दे शुड गो बैक होम। अच्छा सर, मुस्तक़बिल में क्या लगता है आपको? अभी अफ़गानिस्तान के पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर इन्होंने जारहियत का रास्ता अपनाया और उन्होंने सेलेक्ट किया इस बात को कि हमें दिल्ली की स्पॉन्सरशिप चाहिए, तो फिर पाकिस्तान का रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव? ऐसा नहीं हो सकता कि चोपड़ियाँ 2-2 नहीं मिल सकती। दे हैव टू चूज़ वन। डिप्लोमेसी रखें, ये अच्छे तल्लुकात इंडिया के लिए रखें, हमें कोई उसमें एतराज़ नहीं है। बहुत सारे और भी हमारे नेबर में कंट्रीज़ हैं, जिनके इंडिया के साथ भी एक बैलेंस रिलेशन है और हमारे साथ भी हैं। वी डोंट माइंड दैट। इवन चाइना जो है, वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहता है। वो तो भारत की हठधर्मी है कि वो नहीं चाहता। तो हमने तो चाइना पे कभी एतराज़ नहीं किया, ना चाइना ने कभी हमारे अमेरिकन रिलेशंस पे एतराज़ किया। एतराज़ नहीं किया। तो डिप्लोमैटिक रिलेशंस में कोई, लेकिन जब आप डॉलर के इव्ज़ डिक्टेशन लेते हैं, जब आप काबुल में बैठ के 8-8 कौंसल खाने रॉ के खुलवा दें, जब आपकी माइक्रो सर्जरीज़ जो हैं, माइक्रो मैनेजमेंट जो है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो रॉ का उधर सूबेदार बैठ के काबुल में बैठ के करे, तो ये तो पाकिस्तान किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। नहीं करेंगे। और इनको अगर कोई पीरो मुर्शिद चूज़ ही करना है, तो कोई ऐसा चूज़ करें जो पाकिस्तान से ज़्यादा ताकतवर हो, जो पाकिस्तान से ज़्यादा तगड़ा हो और जो पाकिस्तान से बार-बार पिटा ना हो। आपने मीन्स कि आपने अगर कुछ ऐसा मुर्शिद लेना है, तो मुर्शिद ते को कम दा लो ना। अभी मुर्शिद भी आपने वो लिया है जो बार-बार पिट रहा है, तो फिर आपने कहाँ जाना है और उसने कहाँ जाना है? सर बस आखिरी क्वेश्चन आपसे करेंगे, फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीर जो थी पीएमए लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट पर, तो उन्होंने तमाम तर मुखालिफिन को, प्रॉक्सीज़ को और भारत को बड़ा एक वाज़ेह पैगाम दिया। 1 इंच की सरज़मीन भी, मुक़द्दस सरज़मीन आप हासिल नहीं कर सकते। जी, जी। तो भारत क्या इसके बावजूद भी कोई इक़दाम ऐसे उठा सकता है? अगर उन्होंने उठाए, तो हमारा रिस्पॉन्स कैसा होगा? मैंने वो तकरीर लाइव सुनी फील्ड मार्शल साहब की, और आप यकीन करें कि वो ऐसी तकरीर थी कि उसको हम मैं तकरीर कम और एक बब्बर शेर की दहाड़ कह सकता हूँ। और वो बड़ी फ़ोकस्ड स्पीच थी। अ, और उसमें टारगेट कौन थे कि अब वो पीएमए एक ऐसा हमारा एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है कि जहाँ से सारी मुस्तकबिल की जो लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, वो निकलती है। पूरी दुनिया के उस पासिंग आउट परेड पे जो पाकिस्तान के सफ़ीर होते हैं पाकिस्तान में, चाहे वो यूरोपियन हों, अरब कंट्रीज़ हों, नेबरहुड हो, सब सफ़ीर बैठे हुए थे, वो परेड देखने के लिए। वो मैसेज था एक पूरी दुनिया को कि हम मोहब्बत चाहते हैं।
और अगर किसी ने, हम कभी पहली गोली नहीं चलाएंगे, ये ना हमारी ट्रेडिशन है, ना हमारी टीचिंग है, ना हमारा दीन कहता है। हम पहली गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन जिसने पहली गोली चलाई हम उसको दूसरी गोली चलाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। वाह! ये मैसेज था। इन शॉर्ट वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी हमें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं कि हमारे पास क्या है और उनके पास क्या है। इससे हम बहुत बालातर हो चुके हुए हैं। मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है, सिपाही काफ़िर है तो करता है शमशीर। शमशीर पे भरोसा। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक़्त का। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपके वो तमाम तर सवालात जो कि आपके ज़हनों में मौजूद थे, उनके जवाब आपको मिल चुके होंगे। भारत अगर कोई फ़ॉल्स फ्लैग या फिर मिसएडवेंचर की कोशिश करता है, आएँ, शौक से आएँ, लेकिन फिर जो हमारा जवाब होगा उसके लिए भी वो तैयार है। इसी के साथ मुझे जवाद यूसुफ़ को इजाज़त दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।